आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम देखेंगे B.Ed फर्स्ट सेम में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कैसी होती है और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं कि प्रवेश की व्यवस्था क्या है, स्थिति तथा महत्व, उपनयन संस्कार क्या होते हैं, दैनिक कार्यक्रम, शिष्टाचार तथा नैतिक शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण क्रम, पाठ्यक्रम, अभ्यास, अध्ययन काल, शिक्षण शास्त्र और यहाँ पे आगे शिक्षण शास्त्र के बाद गुरु दक्षिणा, समावर्तन संस्कार, शिक्षा, परीक्षा विधि, गुरुकुल की व्यवस्था और फिर शिष्य गुरु संबंध के दंड संबंध है, फिर उसके बाद शिष्य गुरु संबंध है, गुरु का शिष्य के प्रति संबंध है, गुरु एवं शिष्य प्रणाली है। इन सारी चीज़ों की विस्तार से व्याख्या हम देखेंगे। तो आगे हम शुरू करते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्राचीन समय में क्या होता था कि प्राचीन समय की जो शिक्षा थी वो जैसे आज की शिक्षा है, वर्तमान की शिक्षा वैसी ही थी। उस समय में क्या होता था कि प्रायः शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। गुरुकुल रमणीय तथा वातावरण में मतलब सुरम्य वातावरण में होते थे, यानी कि घाटों के पास या नदी के किनारे कुछ इस तरह से गुरुकुल की व्यवस्था की जाती थी और वहाँ बहुत शांत, सरल, सदाचारपूर्ण गुरुकुल प्रणाली अपनाई जाती थी। प्राचीन शिक्षा में प्रकृति समस्त सभ्यता की स्रोत थी। प्रकृति जो थी सारी सभ्यताएं प्रकृति से ही ग्रहण की जाती थी। उसके बाद शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक इसका विकास करना था गुरुकुल प्रणाली में। फिर गुरु अपने उपदेशों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन करता था। ब्रह्मचार्य पालन द्वारा सात्विकता, इंद्रिय निग्रह द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता था, ब्रह्म की स्थिरता पर बल दिया जाता था। तो इस तरह से गुरु और शिष्य की जो निकटता का संबंध पाया जाता था गुरु और शिष्य में, गुरु प्रणाली में। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 1 में आते हैं कि प्रवेश की व्यवस्था। प्रवेश की व्यवस्था में बताया गया था कि घर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना के बाद गुरुकुल में बालक प्रवेश करने के योग्य हो जाता था। घर में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद बालक गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए योग्य हो जाता था। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। गुरुकुलों में प्रवेश के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण के पुत्र को जन्म के 8वें वर्ष से और क्षत्रिय को जन्म के 11वें वर्ष से गुरुकुल में शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता था। इसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। अब गुरुकुल की प्रणाली में दूसरी देखते हैं स्थिति तथा महत्व। स्थिति तथा महत्व के लिए बताया है कि गुरुकुल में प्रायः बस्तियों के कोलाहल से दूर, मतलब कॉलोनियों के दूर जहाँ घनी बस्ती हुआ करती थी लोगों की, उनसे दूर नदी या सरोवर के निकट, नदी के निकट किसी वन या उपवन, वहाँ पर ये आश्रम हुआ करते थे गुरुकुल के। तो कुश एवं समिधा वहाँ पे जहाँ आश्रम गाय चरने, कुश, समिधा प्राप्त करने, विद्या अध्ययन करने, व्यायाम धनु विद्या होती थी उसका अभ्यास करने, ब्रह्मचारियों का निवास आदि के लिए पर्याप्त स्थल, स्वच्छ जलवायु उपलब्ध होती थी। कहीं कहीं गुरुकुल की बस्तियों के समीप होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ जैसे काशी गुरुकुल है, वहाँ मतलब बस्तियों के पास, यानी आज के समय में कॉलोनी कह सकते हैं बस्तियों को, जहाँ घनी बस्ती लोग रहते हैं, वहाँ पे गुरुकुल पाए गए हैं। अधिकांश गुरु या आचार्य वनों में रहकर आध्यात्मिक सिद्धांतों का चिंतन करते थे, शिक्षण कार्य भी करते थे। गुरु के सतत व्यक्तिगत संपर्क में रहने से छात्रों पर उनके आदर्श चरित्र पर अधिक प्रभाव पड़ता था और वे उनका अनुकरण यानी उनको देखकर ही सीखते थे। तो इस तरह से गुरु उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को समझकर, शिष्यों की व्यक्तिगत क्षमताओं को समझकर उनके अनुसार उनको शिक्षा दिया करते थे। गुरुकुल का आध्यात्मिक वातावरण तथा गुरुओं का आदर्श चरित्र व्यक्तित्व संरक्षण एवं निर्देशन छात्रों में उदात्त चरित्र का निर्माण करता था। इस तरह से
उपनयन संस्कार। इसमें क्या होता था कि गुरु जो है वो बालक का नाम पूछता था और बालक का नाम पूछने के बाद क्या करते थे कि शिक्षा अर्जित करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में आयु जो ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य आदि वर्णों के अनुसार तो ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और फिर लास्ट में था आपका 12 वर्ष। 3 लोग थे, कौन कौन थे? ब्राह्मण की आयु कितनी? 8 वर्ष। उसके बाद क्षत्रिय की 11 वर्ष और वैश्य की 12 वर्ष। इस तरह उपनयन संस्कार का शिक्षा आरंभ होती थी। इतनी एज के बालक होते थे और इसके अनुसार उनको प्रवेश दिया जाता था इस एज के नाम से। फिर दैनिक कार्यक्रम आता है। तो दैनिक कार्यक्रम में बताया है कि गुरुकुल में छात्रों की दिनचर्या नियमित थी। छात्र शिष्य हो जाते थे, गुरुकुल में ही रहते थे और उनकी दैनिक दिनचर्या कैसी थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी एकदम सुबह उठते थे वो और नित्य कर्म से निवृत्त होकर आश्रम के लिए कुश जल समिधा लाते थे। आश्रम को साफ करना, गाय धोना, हवन करना, दूध पीना, गुरु के पास जाकर। अब गुरु के पास जाकर पैर छूने की प्रथा कैसी थी कि गुरु के पास जाकर वो दाएं हाथ से गुरु जी का दाया पैर और बाएं हाथ से बायां पैर छूकर प्रणाम करना, चुपचाप बैठकर गुरु जी द्वारा पठित पाठ सुनना। पाठ पूर्ण हो जाने पर गुरु जी की आज्ञा से शंका समाधान और दोपहर जब सारी चीजें हो जाती थी उनकी, तो वो दोपहर को गांव में जाकर पका हुआ शुद्ध सात्विक भोजन की भिक्षा मांगा करते थे। इसके बाद जो भिक्षा लेकर आते थे वो गुरु जी को देते थे। फिर उसमें से गुरु जी उन शिष्यों को बांटते थे और उस तरह अपना भोजन करते थे। भोजन के बाद विश्राम करना यानी आराम करते थे। फिर प्रातः काल उठकर जो पाठ पहले पढ़ाया गया था उसको कंठस्थ करना, याद करना और फिर उस पाठ को गुरु जी को सुनाना और फिर उसके बाद शाम के समय फिर वही गाय चराना, दूध दोहना, दूध पीना और फलाहार करना। कुछ इस तरह से उनकी दिनचर्या थी। और जो पुराने ऋषि थे उनके कुछ पुराण, कुछ कहानियाँ उनको पढ़ना और फिर गुरु जी द्वारा जो पढ़ाया गया था उसको कंठस्थ करना। ये सब करने के बाद वो गुरु जी के पैर दबाते थे। फिर उसके बाद क्या होता था कि जब गुरु जी सो जाते थे उसके बाद शिष्य सोते थे। तो इस तरह वहाँ पे गुरुकुल की ये दिनचर्या थी दैनिक कार्यक्रम वाली। उसके बाद आता था शिष्टाचार तथा नैतिक शिक्षा। शिष्टाचार चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पर है शिष्टाचार तथा नैतिक शिक्षा। इसके लिए क्या था कि उपनयन संस्कार तो हो गया, शिक्षकों को मतलब शिष्यों को प्रवेश दे दिया गया, दैनिक दिनचर्या भी हो गई और शिष्टाचार में सिखाते थे कि कैसे लोगों से कैसे बातचीत करना है, कैसे उठना बैठना है और अतिथियों का स्वागत कैसे करना है। और जो गुरु जी की पत्नी हुआ करती थी, गुरु मैया बोलते हैं उनको, तो उनका आदर करना। गुरु जी के जो पुत्र पुत्रियां हुआ करती थी उनको भाई बहन के समान मानना, गुरु जी की पत्नी को माता का दर्जा देना। कुछ इस तरह से शिष्टाचार के नियम बताए गए थे, अतिथियों का स्वागत करना। तो जब छात्र ब्रह्म शिष्टाचार में दक्ष हो जाते थे तब उन्हें विद्या आरंभ किया जाता था, मतलब विद्या शुरू की जाती थी, उनको पढ़ाना शुरू किया जाता था। फिर आता है शिक्षण व्यवस्था। तो पॉइंट 6 में शिक्षण व्यवस्था पे गुरुकुल प्रणाली बताई गई है कि गुरुकुलों की शिक्षण विधि प्राय मौखिक होती थी। इसमें गुरु केवल जो व्याख्यान है वो छात्रों शिष्यों को बताया करते थे और शिष्य हमेशा जो प्रश्न और वहाँ पे जो विधियाँ चलती थी प्रवचन देने के बाद प्रश्नोत्तर विधि। जैसे ही गुरु ने व्याख्यान दिया तो वहाँ पे क्या होता था कि व्याख्यान देने के बाद गुरु प्रश्न करते थे और छात्र उत्तर देते थे। यदि छात्रों को व्याख्यान के समय कुछ समझ में नहीं आता था तो वो गुरु से प्रश्न करते थे और गुरु फिर उनके उत्तर देते थे, उनकी समस्या का समाधान करते थे। तो इस तरह से तर्क वितर्क चला करता था। फिर हम आते हैं शिक्षण क्रम कैसा था इनका।
तो शिक्षण क्रम में गुरुकुलों में शिक्षण क्रम में था कि शुश्रूषा की बात की गई है। इसका अर्थ होता है कि सेवा करना। श्रवण का है सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, तर्क वितर्क करना और जो भी चीजें बताई गई हैं उसका अर्थ ग्रहण करना। तो ये था इनका शिक्षण का क्रम। पाठ्यक्रम में बताया गया है कि गुरुजी में 8वें पॉइंट में पाठ्यक्रम में बताया गया है कि गुरुजी में पाठ्यक्रमों की व्यवस्था ऐसी थी कि 3 वेद थे। उस टाइम पे जब गुरुकुल प्रणाली थी तो 3 वेद को रखा गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो यजुर्वेद में तो बहुत प्राचीन था, है ना, और बहुत सारा ज्ञान का भंडार था। उसमें भी आध्यात्मिकता थी, धार्मिकता थी और मंत्रों का बहुत ज्यादा उच्चारण होता था। सामवेद में संगीत की विशेष बात कही गई थी, संगीत के बारे में बताया गया था। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया था। इस तरह वेदांग जो वेदांत शिक्षा थी, शिल्प, कला, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ये सारी चीजें अनिवार्य थी। दर्शन तथा नीति शास्त्र की शिक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी। उपदेश और आश्रम में पारस्परिक सेवा, स्नेह, सहयोग, नैतिक शिक्षा दी जाती थी। फिर शारीरिक शिक्षा के लिए प्राणायाम, व्यायाम, इस तरह की चीजें सिखाई जाती थी। इसके बाद जंगल से लकड़ी लाना, नदी से जल लाना, कुछ समिधा एकत्र करना, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता था। और ये सारी चीजें गुरुकुल में गुरु शिष्य से करवाते थे। फिर उसके बाद ब्राह्मणों के लिए दर्शन, कर्मकांड आदि का ज्ञान कराया जाता था। क्षत्रियों को दंड नीति, राजनीति, सैन्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान और धनुर्विद्या आदि क्षत्रियों को पढ़ाए और सिखाए जाते थे। इसके बाद आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी को स्वतंत्रता थी। मतलब तीनों वर्ण में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। इनको चिकित्सा जो शिक्षा थी वो तीनों ग्रहण कर सकते थे, कुछ इस तरह का होता था। इसके बाद आते हैं अवकाश में। 9 पॉइंट में अवकाश दिया है आपको। तो गुरुकुल में अष्टमी अवकाश कैसे दिया जाता था? अष्टमी को, चतुर्दशी को, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, महाभरणी, है ना, और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, संक्रांति पे ज्यादा बारिश होती थी, वर्षा होती थी उस टाइम में। और फिर यदि कभी भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, तो उस तरीके से, या कोई अतिथि आ जाए अचानक से, या फिर कोई सजावट, कोई चीजें रह जाए, तो इस तरह से इनको अवकाश दिया जाता था शिष्यों को। अध्ययन काल कैसा था? अध्ययन काल छात्र जब गुरुकुल में ही रहते थे तब की वो विद्या पूर्ण प्राप्त नहीं करते थे। उस टाइम पे गुरुकुल में सामान्य रूप से 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे। ऐसा कहा जाता था कि 12 वर्ष अध्ययन कर लिया तो 1 वेद, 24 वर्ष अध्ययन कर लिया तो 2 वेद। तो बालक जो थे वो 24 वर्ष तक अध्ययन करते थे, क्योंकि मुख्य रूप से इस अवधि में 3 वर्णों की विद्याएं पूर्ण हो जाती थी। ब्राह्मणों को आजीवन, जब तक वो जिएंगे तब तक उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। 12 और 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्रों को, जो 12 वर्ष से 48 वर्ष तक अध्ययन करते थे, उनको वसु, रुद्र आदि आदित्य कहा जाता था। आदित्य उसको कहा जाता था जिसने 48 वर्ष तक अध्ययन कर लिया था। कहते हैं कि अध्ययन काल में यदि 12 वर्ष तक अध्ययन किया तो 1 वेद उसका पूरा हो गया। 24 वर्ष तक किया तो 2 वेद पूरे हो गए। 36 वर्ष तक किया तो 3 वेद पूरे हो गए। यदि वो 48 वर्ष तक पढ़ लेता था व्यक्ति तो उसके 4 वेद पूरे हो जाते। ऐसा उनका अध्ययन काल था। फिर आते हैं शिक्षण सत्र में। गुरुकुलों में शिक्षण सत्र का शुरुआत जो होती थी वो श्रावण मास की पूर्णिमा उस टाइम में शुरू होती थी और पूष मास की पूर्णिमा के समय समाप्त होती थी। फिर आते हैं गुरु दक्षिणा में। तो गुरुकुल में गुरु दक्षिणा कैसे दी जाती थी? गुरु दक्षिणा गुरुकुलों में समावर्तन के अवसर पर दी जाती थी। समावर्तन का अर्थ होता है कि जब विदाई शिष्यों की शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो समावर्तन संस्कार होता था।
समावर्तन संस्कार में ये होता था कि जो भी शिष्य हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरुओं को धन देते थे। धन के बाद गाय, अन्न, जो कुछ भी उनकी सामर्थ्य के अनुसार है वो अपने गुरु को दिया करते थे। तो वो उनकी गुरु दक्षिणा होती थी। और फिर इसके बाद एक शिष्य ऐसे थे, उन्होंने 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दान में दी थी। उनका नाम कोत्स था। कोत्स ने 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी थी। उनको ऐसा सामर्थ्य था, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं था, जैसे जिस शिष्य का सामर्थ्य उसके अनुसार वो गुरु दक्षिणा दे सकता है। इसके बाद आते हैं समावर्तन संस्कार शिक्षा। तो समावर्तन संस्कार शिक्षा में यही बोला गया था, समावर्तन संस्कार शिक्षा में, कि यहाँ पे जब शिक्षा समाप्त हो जाएगी, है ना, बच्चा 24 साल की शिक्षा समाप्त कर लेगा, उसका समावर्तन संस्कार होता था। वो अपने गुरु को दक्षिणा देता था और फिर उसके बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता था। इसके बाद हम आते हैं परीक्षा विधि कैसी थी। तो परीक्षा विधि में बताया है कि गुरुकुल में नित्य मीन्स रोज, है ना, रोज क्या होता था, प्रतिदिन परीक्षा होती रहती थी। गुरु जो पठित पाठ है, गुरु जो पहले व्याख्या दे चुके हैं, प्रवचन दे चुके हैं, जो कथा सुना चुके हैं, उसी चीज को अगले दिन शिष्यों से पूछते थे। गुरु जो प्रश्न पूछते थे बालक उनका उत्तर देते थे। कई बार ऐसा होता था कि गुरु ने प्रश्न पूछा, विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाते थे, शिष्य उत्तर नहीं दे पाते थे, तो वही शिष्य वापस गुरु से पूछते थे कि गुरुजी आप ये और समझा दीजिए, तो फिर वो उसको और व्याख्यान करके उसकी समस्या का समाधान करते थे। आगे आते हैं गुरुकुल की व्यवस्था कैसी थी। तो गुरुकुल की व्यवस्था का दायित्व गुरु का था। इसकी व्यवस्था का दायित्व कौन करते थे, गुरु का था। तो गुरुकुल संचालन करते थे। गुरुकुल की जो व्यवस्था होती थी उसके लिए जो राजा या धनी वर्ग के लोग थे वो दान देते थे, पैसा देते थे। इस तरह से गुरुकुल की व्यवस्था होती थी दक्षिणा से। लेकिन वो खाना कैसे खाते थे, गुरु और शिष्य भिक्षा मांगकर, जो शुद्ध सात्विक भोजन जहाँ बनता था वहाँ गांव-गांव जाकर भिक्षा लेकर आते थे, अपने गुरु को देते थे, उससे वो भोजन करते थे। बाकी गुरुकुल की व्यवस्था कैसे होती थी, राजा के द्वारा या धनी वर्गों के द्वारा, वो जो दान देते थे उससे गुरुकुल की व्यवस्था होती थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं दंड व्यवस्था क्या थी। तो दंड व्यवस्था जैसा तो कोई पालन ही नहीं था, क्योंकि सभी शिष्य गुरु का पूरा पालन करते थे, तो स्वाभाविक है दंड तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी कभी कुछ ऐसा हो जाता था कि कोई त्रुटि या भूल हो जाने पर वो पश्चाताप करते थे या आत्मशुद्धि करते थे। लेकिन कोई ऐसा दंड हो जाए कि जिसको माफ करना मुमकिन ही ना हो, तो मतलब उसको माफ ही ना किया जा सके, तो उसको गुरुकुल से ही बाहर कर दिया जाता था। फिर शिष्य और गुरु के संबंध क्या था। तो शिष्य और गुरु के संबंध में गुरुकुलों में शिष्य भी अपने गुरु को अपना पिता मानते थे और उन्हें देव समझते थे, एक भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में मानते थे। गुरु की सेवा करना अपना गौरव समझते थे। गुरु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना तथा गुरु को प्रसन्न करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। तो इस तरह का शिष्य और गुरु का संबंध, और गुरु भी उन शिष्यों को अपने पुत्र की भांति समझते थे। फिर गुरु शिष्य के प्रति संबंध क्या था। गुरु अपने शिष्यों को पुत्रवत मानते थे। यहाँ पे आते ना गुरु, आगे तो अपन ने ये देखा था कि शिष्य और गुरु का संबंध किया था। अब गुरु का शिष्य के प्रति क्या संबंध था ये देखना है। तो इसके लिए भी इन्होंने बताया कि गुरु अपने शिष्यों को पुत्र मानते थे। वे छात्रों में सदाचार की भावना, योग्यता, विविध कौशलों में दक्षता कि गुरु ने जो सिखाया है वो शिष्यों से बनता है कि नहीं, और फिर उसके बाद उनका सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, हर तरह का विकास, आर्थिक, हर तरह का विकास गुरु चाहते थे कि हमने जो सिखाया वो बालकों से, विद्यार्थियों से बनना चाहिए। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, सारा प्रबंध गुरु करते थे। ठीक है, फिर है गुरु शिष्य प्रणाली क्या थी। लास्ट में आते हैं गुरु शिष्य प्रणाली क्या थी। तो इसके लिए गुरुकुलों में गुरु शिष्य प्रणाली का प्रचलन था। गुरु केवल ऊपर के वर्ण के छात्रों को, और ये छात्र अपने से नीचे के वर्णों को छात्र पढ़ाते थे। यहाँ पर गुरु शिष्य प्रणाली कैसी थी कि जो गुरुकुल थे वहाँ पे जो शिष्य थे
वहाँ पे गुरु शिष्य प्रणाली का प्रचलन था। गुरु केवल किसको पढ़ाते थे? जो छात्र ऊंची क्लासों में है, जैसे आज के मान से बोलेंगे जो उच्चतर क्लासों में, गुरु उनको पढ़ाते थे। और जो उच्च वर्ण के छात्र हैं, उच्च क्लासों के विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, वो अपने निम्न वर्ग के शिष्यों को पढ़ाते थे। तो इस तरह से गुरु शिष्य प्रणाली चलती थी और उन्हें पित्त आचार्य भी कहा जाता था इस तरह के शिक्षकों को। जैसे एक वर्तमान की बात करें, जैसे फाइनल ईयर वाले छात्र हैं, वो सेकंड ईयर वालों को पढ़ा रहे हैं, सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहे हैं, आज के मान से कुछ ऐसा मान लें। तो गुरु शिष्य प्रणाली इस तरह से व्यवस्थित की गई थी। तो ये यहाँ पे हमने देखा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, इसकी सारा हमने वर्तमान से विस्तार से इसको समझा।